हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट की। तो स्कूल मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन कैसे होता है, उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी धुरी कौन होती है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करते हैं, इसको समझते हैं। स्कूल मैनेजमेंट का जो मेन हेड होता है वो या तो वहां का हेड मास्टर होता है किसी भी स्कूल में। अगर प्राचार्य नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है, तो वहां का हेड मास्टर होगा। अगर हेड मास्टर है या फिर प्रधानाचार्य है, ये दो ही चीजें होती हैं। तो हम यहाँ प्रधानाचार्य को लेके चलते हैं कि किसी भी विद्यालय का जो हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल इन दो चीजों को लेके चलता है, इन दो चीजों का मैनेजमेंट करता है, उसी के आधार पर उसके पूरे विद्यालय का मैनेजमेंट हो जाता है। किस किस चीज का करता है? प्रिंसिपल जो है फिजिकल एलिमेंट्स एवं ह्यूमन रिसोर्सेज, ये दो चीजें होती हैं जो हमने लास्ट वीडियो मैनेजमेंट में आपने पढ़ा था। उसमें हमने तीन चीजें बताई थी कि मैनेजमेंट के अंतर्गत किसी भी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट में तीन चीजें आती हैं, फिजिकल एलिमेंट्स एंड फाइनेंस और आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ विद्यालय की बात हो रही है क्योंकि तो विद्यालय में जो प्रिंसिपल को मुख्य मैनेजमेंट करना पड़ता है वो तो दो चीजों का करना होता है, एक फिजिकल एलिमेंट्स, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फिजिकल एलिमेंट्स में क्या चीज आ जाती है? फिजिकल एलिमेंट्स में आता है आपका फर्नीचर आता है। नंबर एक कि फर्नीचर में क्या है कि जो भी विद्यालय में फर्नीचर है या नहीं है, कितना कम है, हमें और किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो फर्नीचर में ही आपके सारा ब्लैक बोर्ड से संबंधित आपके टीचिंग एड्स हैं या नहीं है, और जितनी भी उसमें जो आवश्यक चीजें हैं उन सारी चीजों के बारे में कि बच्चों के बैठने की व्यवस्था कैसे होगी, बच्चे खेलेंगे वहां पे क्या चीज चाहिए, ये सारी चीजें हमारे फर्नीचर में आ जाती हैं। कुर्सी, टेबल, डेस्क, बेंच, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बिल्डिंग। बिल्डिंग से संबंधित कि जो विद्यालय है उसकी बिल्डिंग किस हालत में है, कहीं बहुत पुरानी या जर्जर स्थिति में तो नहीं है, तो उसके लिए वो आगे उनको फॉरवर्ड करना पड़ता है, एक शिकायत लिखनी पड़ती है शासन के लिए कि ये एक यहाँ पे हमें व्यवस्था करने में दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत हो सकती है, या अगर किसी चीज की कमी है तो उसके लिए वो फिर डिमांड करते हैं कि ये चीजें और कर दी जाए। और बिल्डिंग कैसा है, जैसा वहां लड़के लड़कियां अगर पढ़ते हैं तो बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग सारी सुविधाएं हैं या नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं है, इस तरह की चीजें, ये सारी बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित हो गया। क्योंकि यहाँ फिजिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें जो फिजिकल है, मतलब भौतिक तत्व है। नेक्स्ट है हमारा वाटर सप्लाई से संबंधित। यहाँ मैंने मेन चीजें लिखी हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं प्रिंसिपल के लिए, लेकिन यहाँ मेन चीजें समझ रहे हैं। वाटर सप्लाई, इसमें पीने का पानी और गंदा पानी दोनों चीजें हैं कि पीने का पानी है और जो पानी वेस्ट होता है वो कैसे जाता है और उसका क्या यूज करना है। फिर है स्कूल का, विद्यालय की डेकोरेशन किस तरीके की है, बागवानी, वहां पे गार्डनिंग वगैरह, इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि सुंदर है या नहीं है, आकर्षक होना चाहिए विद्यालय, जिससे बच्चे उसमें आएंगे तो उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा और उनका मन भी, एक पॉजिटिविटी रहेगी बच्चों के अंदर। तो ये डेकोरेशन ETC मैंने लिख दिया कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ हमने मेन चीजें समझी। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या मैनेज करना होता है प्रिंसिपल को? यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को देखना होता है। टीचिंग में आपके टीचर्स और नॉन टीचिंग में वहां पे एक दो जो भी कर्मचारी होते हैं, जैसे कि खाना बनाने वाली रसोईया है या और भी इस तरीके के कर्मचारी हैं, कोई सफाई कर्मी है, तो इन चीजों को, इन लोगों को देखना, या उनके कार्यालय में जो भी वर्कर हैं, कार्यालय में जो काम करते हैं, उनको सारा मैनेज करना, उनको क्या काम करवाना है, किस तरीके से करवाना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या कितनी है और उन छात्रों को क्या आवश्यकता है और उनकी एजुकेशन को हम कैसे ज्यादा क्वालिटेटिव बना सकते हैं, गुणात्मक, उनकी शिक्षा को और ज्यादा गुणात्मक कैसे बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट है हमारा कमेटीज जो होती हैं आपके विद्यालय में, जितनी भी कमेटीज होती है, कमेटी कौन सी होती है? जो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित है। और इसके अलावा भी बहुत सारी कमेटी होती हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताई थी, वही चीजें यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। जैसे कि टीचर्स और पेरेंट्स की एसोसिएशन होती है, और आपकी मदर्स टीचर की एसोसिएशन होती है, वुमेन्स प्रमोटर होते हैं, बहुत सारी कमेटीज होती हैं, इनको देखनी होती है। लेकिन मुख्य जो कमेटी होती है, जो प्रिंसिपल को, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, वो होता है स्कूल कमेटी, जो स्कूल से संबंधित होती है, विलेज से संबंधित होती है, ग्राम शिक्षा समिति, तो कई सारी समितिज होती हैं। तो हम इन सारी कमेटीज की बात करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में ये आपकी आ गई और फिजिकल एलिमेंट्स में ये आ गई। अब हम यहाँ एक डेफिनेशन और समझ लेते हैं जो हेरोल्ड ने दी है, सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है, और इसीलिए मैंने ये चीज इन्हीं के
आधारित इस तरीके से बनाया है, विद्यालय प्रबंधन भौतिक एवं मानवीय संसाधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। इन्होंने हेरोल्ड जी ने कहा है कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, इन्होंने इसमें समझाया है कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, ये है भौतिक एवं मानवीय संसाधन, मतलब भौतिक और मानवीय संसाधन से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मतलब स्कूल के जो उद्देश्य हैं, स्कूल के उद्देश्य क्या है कि बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी है कि नहीं, जितने उसके क्षेत्र के जो भी ग्रामीण विद्यालय होते हैं या कहीं भी सरकारी विद्यालय जो भी होते हैं, तो उनके क्षेत्र में जितनी जनसंख्या है बच्चों की, क्या वो सारे स्कूल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे जो अभी भी अशिक्षित हैं। तो इस तरह की चीजें उस स्कूल को देखना होता है कि हमारे क्षेत्र के सारे बच्चे साक्षर हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए काम करना, ये उद्देश्य हो जाएंगे उस स्कूल के। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें सारी बेसिक जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, जैसे कि पानी की सुविधा है या नहीं, शौचालय की सुविधा है कि नहीं, और बच्चे संस्कार सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इस तरीके की सारी चीजें ये क्या हो जाएंगी, ये सारी चीजें उद्देश्य में आ जाएंगी जो स्कूल के उद्देश्य हैं। तो विद्यालय प्रबंधन भौतिक एवं मानवीय संसाधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है, मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाना है। इन दोनों चीजों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, एक तरीके से यही हम कह सकते हैं कि इसी को हम विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल के कार्य और उसके उद्देश्यों की बात करते हैं कि प्रिंसिपल के मुख्य क्या क्या कार्य होते हैं, मैनेजमेंट के लिए उसे क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं और वो किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को करता है। तो जो उसके उद्देश्य हैं, पहले हम उसके उद्देश्य समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल के जो मतलब मैनेजमेंट के लिए, उसके स्कूल के सुधार के लिए या उसकी अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए उसे किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस वर्क को करना पड़ता है। तो वो उद्देश्य है शिक्षकों में आत्मविश्वास बढ़ाना, मतलब जो भी उस इस विद्यालय में शिक्षक हैं उनके ऐसी टेक्निक और उनको समझाना, अगर उनके अंदर हेजिटेशन है, किसी भी कार्य को करने में उनको कठिनाई हो रही है तो उसको सरल बनाना, जटिल शैक्षिक कार्यों को सरल बनाना, बच्चों को पढ़ाने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो प्रिंसिपल उनकी हेल्प करता है। प्रयोग व अनुसंधान को बढ़ाना, नए नए प्रयोग करना स्कूलों में कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कैसे किया जाए, स्टूडेंट को कैसे बुलाया जाए, शिक्षा के स्तर को हम कैसे सुधारें, उसके लिए नए नए प्रयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देना। विद्यालय का वातावरण सकारात्मक बनाना, यहाँ पे विद्यालय का वातावरण सकारात्मक बनाना, मतलब कोई भी ऐसा नहीं हो कि प्रबंधन जैसे कि बहुत पहले पारंपरिक तरीका जो था वो कठोर होता था कि एक बार नियम बन गए वो बन गए, ऐसा नहीं है, अब बहुत लचीला हो गया है। तो इसीलिए अगर आपके विद्यालय का वातावरण बहुत ही एक ऐसा रहेगा, ऑटोक्रेसी टाइप का रहेगा, तो वहाँ का वातावरण जो है वो खुशनुमा नहीं हो पाएगा, लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो विद्यालय का वातावरण सकारात्मक बनाना और शिक्षा के स्तर में सुधार लाना, इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल जो वर्क करता है, और उन वर्क को भी हम समझ लेते हैं कि वो क्या क्या कार्य करता है। पहले हम समझते हैं डिसिप्लिन, सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन, कि विद्यालय में जितना अच्छा डिसिप्लिन होगा विद्यालय उतना ही अच्छा काम करेगा। वो डिसिप्लिन प्रिंसिपल खुद भी फॉलो करेंगे, टीचर्स भी फॉलो करेंगे और स्टूडेंट भी फॉलो करेंगे। और फिर है कि टाइम टेबल मेकिंग, मतलब जो टाइम टेबल है, समय सारणी है, उसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं, जो छात्रों के हितों को ध्यान में रखा जाता है, दूसरा टीचर के हितों को ध्यान में रखा जाता है। तो उन दोनों चीजों को देखते हुए टाइम टेबल बनाना कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए, टीचर्स को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आए। फिर है डायरेक्शन टू ऑल, यहाँ मैंने लिख दिया है डायरेक्शन, मतलब सभी को निर्देश देना, चाहे वो टीचर हो और चाहे नॉन टीचिंग हो या स्टूडेंट हो, मतलब सभी को एक निर्देश देना, उस काम को कराने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाते हुए डायरेक्शन देना, डायरेक्शन में रखना। और फिर है यहाँ पे आंसरिंग द लेटर, ये भी बहुत बड़ा काम होता है प्रिंसिपल का, कि जितने भी शिक्षा मंत्रालय से या कहीं से भी कोई लेटर आते हैं स्कूल में तो उनका आंसर देना। कीपिंग द रिकॉर्ड्स, विद्यालय में सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए,
स्टूडेंट से संबंधित जितने भी अभिलेख हैं और समिति से संबंधित विद्यालय में जितने भी अभिलेख हैं, जो भी रजिस्टर मेंटेन वगैरह किए जाते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। तो वो सारे रिकॉर्ड्स को बहुत तरीके से रखना। और इसके अलावा है एक्टिविटीज। यहाँ पे एक्टिविटीज क्या हैं, जैसे करिकुलम एक्टिविटीज या को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज कराना। बच्चों को खेल कूद भी कराने होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कराने होते हैं, जिससे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटली डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। और साथ में करिकुलम एक्टिविटीज भी होती हैं, मतलब शिक्षा से संबंधित उनको किसी भी तरीके के छोटे छोटे इस तरह के कार्यक्रम कराते रहना चाहिए, जिससे बच्चों में कुछ भी करने की, एक प्रैक्टिकल करने की एक उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज इसमें आ जाएंगी, करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज। फिर है आपका असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। ये सबसे बड़ा काम होता है कि प्रिंसिपल का ये सबसे बड़ा कार्य होता है कि टाइम टू टाइम वो अपने वर्क का असेसमेंट और रिवॉल्यूशन करता रहे, समय समय पर वो आकलन करता रहे कि जो वो सारे कार्य कर रहा है, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जितने भी कार्य कर रहा है वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और समय समय पर उनका मूल्यांकन होता करता रहे कि उसने जो काम किया था, जिस तरीके से उन्होंने एक डायरेक्शन दिया, उन्होंने एक मैनेजमेंट बनाया, और उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने सोचा था कि उसके अकॉर्डिंग वो सारा काम हो पाया नहीं हो पाया है, तो हमें और क्या संशोधन करने की इसमें आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट की। ऐसा प्रबंधन जो प्रभावी हो सके, उसके लिए 5 यहाँ पे सिद्धांत मैंने लिखे हैं। वो प्रबंधन चाहे स्कूली स्तर पर हो और चाहे किसी बड़ी संस्था के स्तर पर हो। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, मैनेजमेंट लिखा हुआ है। ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट यानी प्रजातांत्रिक प्रबंधन। प्रजातांत्रिक प्रबंधन की क्या खूबी है, अगर हम विद्यालय में हो या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में हो, इसको अगर फॉलो किया जाता है तो सबसे ज्यादा इसके पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। जब ये प्रजातांत्रिक प्रबंधन में किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, इसमें कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है, जैसे सहभागिता का सिद्धांत, मतलब कॉपरेशन, सभी का कॉपरेट करना, एक दूसरे को कॉपरेट करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है समानता और स्वतंत्रता, मतलब सभी को इक्वलिटी और फ्रीडम मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटे पद पर काम कर रहा है चाहे बड़े पद पर काम कर रहा है, उसको कोई भी छोटा या बड़ा नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज, उसको पूरी फ्रीडम होगी अपने वर्क करने की। वर्क उसको सौंप दिया आपने, अब वो वर्क को कैसे निपटा रहा है ये उसको सोचने के लिए दिया जाए, वो अपने स्तर पर उस काम को खत्म करे। और फिर होगी निष्पक्षता, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। और कार्य विभाजन आदि मैंने लिख दिया है, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं यहाँ पे जो मुख्य है। सहभागिता का हो गया, समानता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, और होगी कार्य विभाजन, मतलब वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए, डिवीजन। जब अलग अलग कार्य विभाजन हो जाएगा, सबको पता है कि मुझे इतना कार्य करना है, तो वो अपना काम जिम्मेदारी से करेगा। नेक्स्ट हमारा है साइंटिफिक कलेक्शन ऑफ डाटा। ये मुख्य बात है, स्कूल के स्तर पे बात आती है इसकी। अगर इंस्टीट्यूट की बात है तो भी, जो भी आपके इंस्टीट्यूट या विद्यालय का जो भी कलेक्शन आपका डाटा है उसको कलेक्ट किया जाए, और उसके बाद वो डाटा ऐसा होना चाहिए जो विश्वसनीय हो और वैध हो, मतलब आपकी वैलिड भी हो वो और रिलायबल भी हो, जिससे उस डाटा को, साइंटिफिक डाटा का मतलब होता है कि एक टेबुलेशन में उस डाटा को बनाया जाए, और जो भी डाटा हो वो ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ सोच लिया, इमेजिनेशन कर लिया और ऐसे झूठ वूठ कुछ भी डाल दिया। नहीं, जो डाटा हो वो ऐसा हो कि एक विधिवत तरीके से लिखा हुआ हो, और उसको आप नेट पे भी डाल सको, जिससे वो डाटा कोई भी मांगे तो तुरंत उपलब्ध हो जाए, और कोई भी उसको सर्च करके उसको खोल के देख सकता है, किसी भी विद्यालय किसी भी इंस्टीट्यूट का डाटा। तो डाटा इस तरीके का हो जो सभी उसको पढ़ सके बहुत आसानी से। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड प्लान्स, मतलब इसके लिए इस तरीके से प्लान करना, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से प्लान करना कि जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें संसाधनों की उपलब्धता है या नहीं है, संसाधनों की कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उनको पूरा कराना और उसके लिए प्लानिंग करना। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन, फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन, मतलब समय समय पर सर्वेक्षण करना। और समय समय पर जब सर्वेक्षण होगा, जैसे मैंने कहा ना प्रिंसिपल का वर्क होता है असेसमेंट करना, तो उसमें ये सब चीजें आ गई। जब टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होता रहेगा, वो अपने जो भी इंस्टीट्यूट है, जो वहां का हेड है इंस्टीट्यूट का, वो समय समय पर जब ये चीज करता रहेगा तो उसमें क्या करेगा, समीक्षा करेगा बार बार,
उसको देखेगा, समराइज करेगा जो काम कर रहा है उसका। दूसरा पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन करेगा, सुपरविजन करेगा। और आपका ये निरीक्षण हो गया, ऑब्जर्वेशन और पर्यवेक्षण, मतलब ये सारी चीजें समय समय पर वो करता रहेगा, तो वहां का जो भी है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रबंधन में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। लोच का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, समय पर, अब ये क्या है कि समय, मांग और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहना चाहिए। जो भी आपने नियम बनाए हैं, जो आपने रूल्स बनाए हैं, वो समय, मांग और परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहना चाहिए। जैसे कि प्रयोजनवादियों का कहना है कि सत्य कभी एक नहीं होता है, वो समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। इसी तरीके से नियम जो 4 साल पहले बने, जरूरी नहीं कि वो आज वो हमारे लिए उतने ही यूजफुल हो, उतने ही आवश्यक हो, लेकिन आज समय कुछ और है तो आज नियम कुछ और होने चाहिए। तो जैसा समय हो, जैसी मांग हो, जैसी परिस्थिति, उसके अनुसार चेंज करते रहना चाहिए। ये हमारा हो गया पूरा स्कूल मैनेजमेंट, या हम सिर्फ मैनेजमेंट की भी बात कर सकते हैं इसमें। अब हम ये मैनेजमेंट से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, हम उनके बारे में बात समझ लेते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि मैनेजमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई। मैनेजमेंट के जो प्रबंधन के जो गुरु कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं हेनरी फ्योल। और भारत में जो प्रबंधन के गुरु कहे जाते हैं वो है अरिंदम चौधरी। और आधुनिक प्रबंधन के गुरु जो आज के टाइम है, ये 19वीं सदी में शुरू हुआ है, 19वीं में, ठीक है, ये 19वीं सदी में शुरू हुआ है। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 19वीं सदी। 19वीं सदी के अगर कोई है तो वो है FW टेलर, जिन्होंने पोस्ट कॉर्प वगैरह ये दिया हुआ है, या पीटर ड्रेकर भी हैं, तो ये दोनों ही लोग हैं इसके। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं जो इस तरीके के कभी कभी आ जाते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्कूल मैनेजमेंट एवं मैनेजमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में मुझे जो भी आपको टॉपिक समझने हैं वो आप मुझसे बता सकते हैं।